बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गायनी के अंदर हम लेक्चर स्टार्ट कर चुके थे अबाउट द रैपिड रिव्यू कोर्स फॉर एनआरई स्टेप वन। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है गायनी के अंदर, इस पे क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है जी। क्योंकि ये टॉपिक कभी भी एग्जाम के अंदर एज फार एज गायनी इज कंसर्न वो मिस नहीं होता। तो अब लोगों को इस टॉपिक के बारे में सब कुछ आना चाहिए। तो व्हाट इज कॉल्ड पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है जी। देखिए इसके नाम से पता चलता है कि इन दिस कंडीशन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर अगर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट आ जाए मल्टीपल इन नेचर, दैट इज कॉल्ड पीसीओएस। मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैं देख यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात बता रहा हूँ कि कॉमन काज दिस सिंड्रोम इज अ कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि दिस सिंड्रोम कैन काज इनफर्टिलिटी एंड दिस इज द कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन यंग फीमेल। इसका मतलब ये है कि यंग फीमेल के अंदर जो पीसीओएस है दैट इज द कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है जी। अब वो इनफर्टिलिटी किस तरह कराती है, इसमें जो पेशेंट है वो किस तरह प्रेजेंट करती है, वी विल डिस्कस नाउ। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि इस कंडीशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लू वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर रहता है, नंबर वन, वो इस तरह का क्वेश्चन देगा कि एक यंग ओबीस फीमेल है। क्योंकि 90% जो फीमेल है इस सिंड्रोम के अंदर दैट इज ओबीस फीमेल। ठीक है जी। उनकी जो बीएमआई है वो 30+ होती है। प्लस इसके साथ साथ वो आप लोगों को इस सिंड्रोम में ये भी बताएंगे कि मिसाल के तौर पे एक यंग एज की फीमेल है, या तो वो एज बताएगी मिसाल के तौर पे 25 ईयर है, 30 ईयर है, इवन 20 ईयर भी बता सकती है। लेकिन उसमें कभी कभार वो ये कहते हैं फीमेल लुक ओबीज, ये बताते हैं कि उस फीमेल में जो लिपिड प्रोफाइल है उनको देखते हुए ये पता चलता है कि उसकी बीएमआई 30+ है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। अब जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है इसमें या वो ओलिगोमेनोरिया बताएंगे, या वो आप लोगों को ये भी बता सकते हैं मिसाल के तौर पे देयर इज ए मेनोरिया, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर। प्लस इसके साथ देयर आर सिम्टम्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म। अब जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म के सिम्टम है उसमें एक्ने है, इवन दे कैन टेल यू हर्सूटिज्म, दिस इज द हेयर अपीयरेंस इन अनयूजुअल एरिया ऑफ द फीमेल। प्लस इसके साथ अगर वो ये बताए कि अल्ट्रासोनोग्राफी शोज मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरी, शोज मल्टीपल cyst in ovary, so then think about that is called what polycystic ovarian syndrome. So this is what all about you people must know फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के अंदर क्लू जो है वो इस तरह ही आती है। ठीक है जी। देखिए इसमें जो एक हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है इस फीमेल के अंदर, और इसमें जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक इसमें जो बहुत स्ट्रांगर पॉइंट है जो आप सब लोगों को आना चाहिए, इसमें जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनकी रेशो हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, एफएसएच दैट इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये 2:1 से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को मैं अगर इसका एक एग्जाम ओरिएंटेड क्लू बता दूं कि अ यंग ओबीस फीमेल came to the clinic with a history of menstrual problem, and on examination she is obese and she has acne or hirsutism, and when transvaginal or pelvic ultrasound occur it shows multiple cysts. Think about polycystic ovarian syndrome। इसके अंदर जो लैब्स हैं दैट इज एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है दैट इज इंक्रीज और मोर देन 2:1। इसमें दो चीज़ें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि इस सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए हम एक क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड रोटरडम क्राइटेरिया। अगर आप लोगों ने NRE 2 के लिए पढ़ाई अच्छी की होगी तो यूएसए में ली स्टेप 2 के अंदर मैंने स्टूडेंट को लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, ये उसके अंदर गाइनी में लिखा है तो व्हाट इज रोटरडम क्राइटेरिया। तो रोटरडम क्राइटेरिया के अंदर एक तो आप लोग ये याद रखें कि फीमेल में ओलिगोमेनोरिया। अब ओलिगोमेनोरिया से मुराद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, चाहे वो एमेनोरिया हो या ओलिगोमेनोरिया हो। फिर इसमें लिखें हाइपर एंड्रोजनिज्म कि जो एंड्रोजन हार्मोन है उनकी लेवल ज़्यादा होगी, तो हाइपो एंड्रोजेनिज्म। हाइपो एंड्रोजेनिज्म से मुराद यहाँ पे हर्सुटिज्म या एक्नी है। और नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओबेसिटी। ओबेसिटी प्लस इसके साथ जो है वो सिस्ट इन द ओवरी। तो इन तीन बातों में जब भी दो बातें एक यंग फीमेल के अंदर आ जाए
थिंक अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है जी। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आप लोग अगर लिखे कि कॉम्प्लिकेशन क्या है इन फीमेल्स के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे इनको हम ट्रीट ना करें तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन। अब जैसे कि बताए हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फीमेल आर ओबीस, और आप लोगों को पता है जो ओबेसिटी है उसमें देर इज एक्सेस फैट्स, और जो एक्सेस फैट्स है दे डू नॉट अलो द इंसुलिन टू वर्क प्रॉपरली। तो इन दीज फीमेल देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, और यहाँ पे जो टाइप 2 डायबिटीज है इसकी मेन रीजन जो है वो हाइपर लिपिडीमिया है। ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें एक कॉम्प्लिकेशन की शक्ल में, इन फीमेल के अंदर देर इज सम स्किन ब्लैकिश पिगमेंटेशन, that is called ecanthosis nigricans। ठीक है जी, that is called ecanthosis nigricans। और अगर आप लोग ecanthosis nigricans इसको गूगल जाके पिक्चर करेंगे तो ये आर्म पे एरिया, बैक ऑफ द नेक, ये इन एरिया के अंदर जो ब्लैकिश कलरेशन होती है ecanthosis nigricans, दीज आर दी ब्लैक पिगमेंटेशन ऑन दी स्किन। और इसके बाद जो है अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो पाकिस्तान के अंदर यंग फीमेल में कॉमन काज है इनफर्टिलिटी की, इसका मतलब यह है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की इरेगुलर है और वो ऊपर से ओबीज भी है तो इन फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो व्हाट वी विल लुक फॉर इन ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी, देयर विल बी मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरी। लेकिन कम से कम आप लोग ये कह सकते हैं कि 9 से लेकर 10 या 9 से लेकर 11 से ज़्यादा जो है ना वो सिस्ट जो है वो ओवरी में होते हैं। एंड दो सिस्ट अरेंज लाइक दिस, उन सिस्ट को जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं जो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं, दे लुक लाइक दिस, और ये इस तरह शाइनिंग करते हैं। एंड दे लुक लाइक अ नेकलेस अपीयरेंस, इसको हम कहते हैं pearl necklace appearance। तो whenever we do ultrasound in polycystic ovarian syndrome, तो आप लोगों ने याद रखना है कि if transvaginal ultrasound shows pearl necklace appearance of the cyst in the ovary, always think about that is called a polycystic ovarian syndrome। ठीक है जी। अब इसमें एमसीक्यूज अगर और भी आ सकते हैं तो इसकी मैनेजमेंट है कि भाई आप लोगों से वो आप मैनेजमेंट के शक्ल में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नंबर वन, इसमें दो तरह की मैनेजमेंट है। अगर एक फीमेल आती है वो ये चाहती है कि डू वांट टू कंसीव, इसका मतलब ये है कि फीमेल आती है कि वो चाहती है कि वो ठीक भी हो जाए और वो फ्यूचर में ये चाहती है कि वो प्रेग्नेंट भी हो जाए। इफ़ द फीमेल वांट टू प्रोसीड प्रेगनेंसी तो फिर इनको एक तो हम मेडिसिन देते हैं मेटफॉर्मिन। और जो मेटफॉर्मिन है इसके दो फायदे हैं, एक तो वेट लॉस में हेल्प करेगी, दूसरी बात ये जो है मतलब अगर एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे और मेटफॉर्मिन, तो वेट लॉस और एक डिसलिपिडीमिया की मैनेजमेंट हेल्प करेगी। लेकिन जो ड्रग इंक्रीज करती है ओविलेशन एंड दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड क्लोमापेन सेट्रेट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, एमसीक्यूज के अंदर ये आ सकता है। व्हाट इज क्लोमापेन सेट्रेट? क्लोमापेन सेट्रेट इज द ड्रग विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ ओविलेशन, और जहाँ पे ओविलेशन होती है विच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें आते हैं डू नॉट वांट कंस्यूम। बस फीमेल चाहती है कि वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है और वो कंसीव नहीं चाहती, तो फिर उन फीमेल में मेटफॉर्मिन तो देंगे ही देंगे, लेकिन उनके साथ हम क्या दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ ओसीपी। तो भाई अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आ जाए कि एक यंग फीमेल है उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ठीक है जी, तो उस फीमेल के अंदर अगर वो कंसीव करना चाहती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेडिकेशन टू इंड्यूस ओव्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड क्लोमिफेन सेट्रेट। और जो फीमेल कंसीव नहीं करना चाहती उसके लिए जो बेस्ट मेडिकेशन देते हैं दैट इज कॉल्ड ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देते हैं। इसके अलावा जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, मिसाल के तौर पे अगर उनको एक्नी है, उनको इस तरह के हर्सुटिज्म के सिम्टम हैं, तो उनके लिए हम स्पाइरोलेक्टोन इस तरह के ड्रग दे सकते हैं। तो स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द सिम्टम हम ट्रीट अलग देंगे। जो जो सिम्टम हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम सिम्टोमेटिक अप्रोच अलग करेंगे, बट व्हाट दे आर द बेसिक ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। ठीक है जी। इसको स्टीवन लेवेंथल या स्टीव लेवेंथल सिंड्रोम भी कह सकते हैं। तो यंग फीमेल विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओबेसिटी एंड देयर इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, थिंक अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और पाकिस्तान के अंदर यंग फीमेल में इनफर्टिलिटी की जो ज़्यादातर वजह है दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
अब आते हैं, एक और टॉपिक है इनफर्टिलिटी। अब ये टॉपिक नारी टू के अंदर ज़्यादा आता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के हम ऊपर काउंसलिंग करते हैं या हम पेशेंट्स हैं, इनफर्टिलिटी के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, तो ये एन आर आई टू के अंदर ज़्यादा आता है। लेकिन इतना याद रखें कि अगर दो कपल्स हैं एंड दे वांट टू कंसीव, दे वांट टू गेट प्रेगनेंसी बट दे अनएबल टू कंसीव, अगर दो पार्टनर्स हैं, दे ट्राई फॉर प्रेगनेंसी बट उनकी कंसेप्शन अचीव ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये बात इसमें जो है वो लाजमी है कि दो कपल हैं, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और इस पे जनाब तकरीबन 1 ईयर से ज़्यादा टाइम गुजर जाए और उसके बावजूद भी जो कपल है, फॉर एग्जांपल, वो कंसीव ना करे, दैट विल बी नोन एज इनफर्टिलिटी। मिसाल के तौर पे जो कपल्स आते हैं वो ये बताते हैं कि वो मतलब कंसीव करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट प्रेगनेंसी बट विद द 3 महीने 4 महीने से दे कीप ट्राइंग बट दे कैन नॉट गेट प्रेगनेंसी, तो ये इनफर्टिलिटी नहीं है। आप उसकी टाइमिंग पूछे, फिर आप ये पूछे कि वो मीटिंग करती है तो कितने दिनों के बाद, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद अगर दोनों कपल ये प्रेगनेंसी अचीव ना करें और उस पर 1 साल का दौरान गुजर जाए, तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और एक किताब में ये भी लिखा है कि इसकी अगर फीमेल एज 35+ है और फिर मेल फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और उस पर 6 मंथ्स गुजर जाए, तो वो भी इनफर्टिलिटी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का करना प्लस एटलीस्ट 6 मंथ से टाइम का ज़्यादा होना ये ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर इसमें अगर हम आते हैं मिसाल के तौर पे कि व्हाट आर द टाइप्स, टाइप्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर एक कपल है और वो ये कहते हैं कि वो पिछले 2 साल से 3 साल से मिसाल के तौर पे वो ट्राई कर रही है, दे वांट टू गेट प्रेगनेंसी बट दे कांट, लेकिन उनकी पहले कोई प्रेगनेंसी ना हो, मतलब ऐसी इनफर्टिलिटी इन विच देयर इज नो प्रायर प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और मिसाल के तौर पे अगर कपल्स हैं, वो पिछले 1 या 2 साल से दे कीप टू ट्राई, ठीक है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उनके पहले 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या उनका बच्चा है नहीं बट ज़ाया हुआ है, बट एटलीस्ट जो है वन प्रायर प्रेगनेंसी, इनकी पहली एक दफ़ा कम अज कम प्रेगनेंसी हो चुकी हो, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि जब भी हम इनफर्टिलिटी की वर्कअप करते हैं, तो पहले तो हम ये पूछेंगे कि इससे पहले आप लोगों की प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। अगर हो चुकी होगी और उसके बाद नहीं हो रही हो तो वो सेकेंडरी है। अगर जब से वो ट्राई कर रहे हैं कपल और वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बट फॉर एग्जांपल 2 कपल हैं बट वो ये बताते हैं कि फ्रॉम व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंसी बट स्टिल, मतलब एटलीस्ट एक दफ़ा भी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती, दैट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब इसके जो हमारे पास वजूहात होते हैं, काज होते हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखिए, कुछ वजूहात के अंदर क्या होता है, फीमेल्स, ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो फीमेल साइड पे होती है। कुछ केसेस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मेल साइड पे होती है, और कुछ केसेस ऐसी हैं कि मेल फीमेल दोनों की टेस्टें बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल जो है वी डोंट नो व्हाई देयर इज नो प्रेगनेंसी। तो कुछ केसेस के अंदर हमें भी नहीं पता होता व्हाट इज द एग्जैक्ट काज। लेकिन आप लोग को ये मैं बता सकता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 58% जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो फीमेल है, 25% जो रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज अ मेल, और तकरीबन 17% या 15-17% क्या होते हैं, ये होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी, दैट विल बी फीमेल सेक्स। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपनी सोसाइटी में देखें, तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वेन एवर देयर इज पेयर वी शुड कंपेयर, इसका मतलब ये होता है कि जब फर्टिलिटी की बात आती है प्रेगनेंसी, तो उसमें मेल फीमेल दोनों का ठीक होना ये लाजमी होता है। लेकिन हम ज़्यादातर मतलब यही समझते हैं कि फीमेल में इशू है, मेल में तो इशू हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन फीमेल के अंदर मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले ये पूछना है कि अगर एक फीमेल है और उसकी इनफर्टिलिटी है, मतलब उसकी फर्टिलिटी नहीं हो रही, तो आया उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि उसका हार्मोनल प्रोफाइल क्या है, दैट इज दी हार्मोनल प्रोफाइल, कि भाई FSH, LH, प्रोलैक्टिन लेवल, ठीक है, MSH लेवल, ये सारे करते हैं। इसकी एक सिंपल मिसाल है, अगर एक फीमेल है
वो गैलेक्टूरिया के साथ आती है और वो इनफर्टाइल है। तो मतलब आप उसका सीरम प्रोलैक्टिन चेक करें, क्या पता जो फीमेल है उसको प्रोलैक्टिनोमा है या मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच। हम इसका टीएसएच चेक करते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइड जो फीमेल होती है उनमें भी इनफर्टिलिटी, क्योंकि जब टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है उसमें जब T3 T4 कम होता है, टीएसएच ज़्यादा, तो टीएसएच रिलीज मोर प्रोलैक्टिन, और जितना प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो इट इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच, इसलिए हम टीएसएच भी देखते हैं। और फिर हम अदर इन्वेस्टिगेशन, इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट अपेयरेंस एंड इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट प्रेजेंटेशन। अब जिस तरह मेल है, हाँ फीमेल के अंदर हाइपोगोनाडिज्म चेक करते हैं, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी वगैरह, या अगर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है लाइक टर्नर सिंड्रोम है तो हम कैरियोटाइपिंग भी कर सकते हैं। मेल के अंदर जो है हाइपोगोनाडिज्म हो सकती है। अब ये जो हाइपोगोनाडिज्म है ये सेंट्रल भी हो सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मतलब कभी कभार मेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो GnRH प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकती, और यह हम सीमन एनालिसिस करते हैं। देखिए वट एवर द मेल इजाकुलेट दैट इज कॉल्ड सीमन, ये स्पर्म नहीं होते। तो सीमन के अंदर फिर प्रोस्टेट सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन एंड स्पर्म सेल्स होते हैं। सीमन का 10 से 15% सिर्फ क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो मेल के अंदर भी, और कुछ ऐसे वजूहात होती है जिसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि यंग कपल दे ब्रॉट टू द क्लिनिक विद हिस्ट्री that they keep doing unprotected sexual intercourse from the last 2 year or 3 year, but when we further get information, these both couple do not get any pregnancy or any beta hCG positive before, so which of the following you suspect that will be primary infertility। तो हम पहले फीमेल की वर्कअप करते हैं, और इन द infertility workup when we start from the female, we always focus initially on the menstrual cycle irregularity। That is what all about from the core of these two higher topics, polycystic ovarian syndrome and infertility. Inshallah, see you with another lecture soon. Keep watching these lecture and enjoy it. And Alhamdulillah, इसमें जितनी चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे, they will pass your exam. Thank you so much. Allah Hafiz.